Hello students, welcome to the MPPSC Point by मुस्कान रुडानी। दिस इज़ अवर न्यू चैनल जिसमें हम आपको MPPSC के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। MPPSC प्रीलिम्स, मेंस दोनों के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MPPSC मेंस पेपर 4 पार्ट बी यूनिट 3 को कवर करना। तो हम कर रहे हैं पेपर 4 पार्ट बी यूनिट 3, जिसका टॉपिक है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो हम ये देखेंगे इस लेक्चर में कि कैसे मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, क्या रोल होता है मैनेजमेंट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट स्कॉलर जिन्होंने मैनेजमेंट को डिफाइन किया था वो थे आपके हेनरी फेयोल। ओके, तो उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो वो कहते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है of planning, organizing, commanding, coordinating, controlling resources to achieve the organizational goal। इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल रहेगा, उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे, प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब होता है टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, इन सारी चीज़ों को एडवांस में डिसाइड करना ही प्लानिंग होती है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट में सोच रहे होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर उस काम को करने के लिए आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है उस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उन सारे रिसोर्सेज को अरेंज करके लाना। ओके, तो आपने कुछ सोचा कि हमें ये करना है, अब वो काम को करने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उन रिसोर्सेज को अरेंज करना है ऑर्गेनाइजिंग। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एमपीपीएससी करना है, तो एमपीपीएससी को करने के लिए आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कुछ बुकलेट्स चाहिए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए होंगे, कुछ आपको मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए होंगे। इन सबको ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फिर आपका आता है कमांडिंग। अब उस काम को करने के लिए रिसोर्सेस एक बार आ गए, तो अब उस काम को करने के लिए आप कुछ लोगों को हायर करेंगे। अब वो लोग काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्या काम करना है, उन्हें डायरेक्शंस देना, इंस्ट्रक्शन देना, ये होता है कमांडिंग। तो उस काम को करने के लिए आप जिन लोगों को हायर किया है उन लोगों को कमांड देना, इंस्ट्रक्शन देना कि काम को कैसे करना है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन देखना कि क्या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं, उनके सारे एक्टिविटीज में सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं। या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उन डिपार्टमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन है या नहीं। फिर हम देखते हैं लास्ट, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है टू कंपेयर, देखना कि क्या हमने जो प्लांट परफॉर्मेंस सोची थी क्या हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बिजनेस में देख लें, तो मान लो मैंने सोचा था कि मेरे एक साल का प्रॉफिट होना चाहिए 20 लाख रुपए, लेकिन मेरे एक साल का प्रॉफिट हुआ 18 लाख रुपए। तो मैं कंपेयर करूंगी क्या मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरे प्लांट परफॉर्मेंस जितनी ही है, और अगर वो उससे कम है या उसमें कुछ डेविएशन है, कुछ डिफरेंसेस है, तो मैं देखूंगी कि कितने का डिफरेंसेस है। तो मुझे समझ आएगा कि 2 लाख का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट ईयर जब मैं दोबारा से मैनेजमेंट करना शुरू करूंगी, प्लानिंग करना शुरू करूंगी, तो मैं इस डेविएशन को खत्म करने के लिए कुछ ऑलरेडी कुछ मेजर्स लूंगी, ताकि दोबारा जब मेरे साल का प्रॉफिट आए तो उसमें ये डेविएशन नहीं है। हाँ, समझ में आ रही है। तो पहले आप करेंगे कंपैरिजन कि आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में आप वो एडजस्टमेंट करेंगे, आप ऐसे करेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि वो डेविएशन खत्म हो जाए। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट। प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेशन देखना और कंट्रोल करना, और ये सारी चीजें करना ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। अब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी सिंपल, रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना। तो आपके लेजिस्लेचर्स ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनाए होंगे। हमारी कंट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 बॉडीज होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव ने जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाना ही एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर आपका आता है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन एक स्कॉलर है जिनके अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है लॉ को डिटेल और अरेंज्ड मैनर में अप्लाई करवाना। ओके,
तो अगेन वही है कि लेजिस्लेचर जो है हमारे, उन्होंने कुछ लॉज बनाए होंगे, तो जो लॉज उन्होंने बनाकर रखे हैं उन लॉज को आपको इम्प्लीमेंट करवाना है, अप्लाई करना है। अब जो आप अप्लाई करोगे वो पूरा डिटेल मैनर में होना चाहिए और अरेंज्ड मैनर में होना चाहिए। ओके, तो ठीक तरीके से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली उन सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर आपके आते हैं एल डी वाइट। ये अगेन एक दूसरे स्कॉलर है जिनके अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है वो सारे काम करना जो पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पब्लिक पॉलिसी की नीड को फुलफिल करता हो। तो वो सारे काम जो पब्लिक पॉलिसी की नीड को फुलफिल करे, मतलब जो पब्लिक पॉलिसी आपने बनाई हुई है उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सारे काम रिक्वायर्ड हैं उन सारे कामों को करना ही एलडी वाइट को ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ये एलडी वाइट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप तीनों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आपकी रूल्स या फिर लॉज या फिर आपकी कुछ पॉलिसीज होंगी जो आपकी ऑलरेडी बनाकर रखी है बाय द लेजिस्लेचर। आप उन सारी रूल्स को या फिर लॉज को या फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सारे काम रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब का मतलब होता है एड मिनिस्टर। एडमिनिस्टर। तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का ओरिजिन हुआ था फ्रॉम द वर्ड एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब होता है टू सर्व, टू मैनेज या फिर टू टेक केयर ऑफ। तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का ओरिजिन हुआ है आपके लैटिन वर्ड एडमिनिस्टर से। एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है, टू सर्व, सर्विस देना, टू मैनेज, मैनेज करना, या फिर ध्यान रखना, टू टेक केयर ऑफ। ओके, तो सबसे पहले इसका डायमेंशन होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट डायमेंशन होता है प्लान करना। तो प्लानिंग में आपका क्या आता है, प्री डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, फॉर बाय whom इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। तो इसमें आप सबसे पहले डिटरमाइन करते हो कि आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आप क्या है जो आप अचीव करना चाहते हो। फिर आप डिटरमाइन करते हो वो एक्शन जिसके थ्रू आप उस गोल को अचीव करने वाले हो। तो फिर वो क्या पाथ रहेगा जिसके थ्रू, जिस पर चलकर आप अपने गोल को अचीव करेंगे। और फिर उसे अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होंगे उसे मोबिलाइज करना। तो आपने सोच लिया कि आपको क्या चाहिए, फिर आपने वो पाथ डिसाइड कर लिया कि कैसे आप उसे अचीव करने वाले हो। अब उसे अचीव करने के लिए आपको कई सारे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, तो इन सारे रिसोर्सेज को अरेंज करना, ये सारी चीजें आपकी आती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। अब ये जो डायमेंशन होता है वो आपके मैनेजमेंट का तो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ही, पर इसके साथ में अगर आप इस डायमेंशन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है कि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्रोएक्टिव बनती है रेदर देन रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि आप पहले से ही प्लान थे या फिर आपने पहले से ही प्रिपेयर्ड थे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, रेदर देन कि कोई काम सर पे आया और आपने चलो कब कोई भी इसको उठा के कर दो, कैसे भी कर दो, ऐसा नहीं। तो आप जो काम आने वाला है उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड होना इज प्रोएक्टिव। और काम सर पे आने के बाद फिर किस तरह किसे कैसे भी कर दो या फिर जो फ्री है वो कर ले, ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिव। जैसे आप घरों में देखते हैं कि मान लो अगर कुछ शादी होने वाली है तो घर के जो बड़े होते हैं वो पहले से ही काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि मेहमानों को घर लाने का काम आपका होगा, बाजार से सब्जियां वगैरह लाने का काम आपका होगा, या फिर डेकोरेशन वगैरह को संभालने का काम आपका होगा। तो ये क्या होता है, प्री डिटरमाइन हो जाता है। ऐसा नहीं कि चलो अब गेस्ट स्टेशन पे पहुंच गए तो अब जो फ्री है जाके लेकर आओ, या फिर अब जब खाना बनाना है तो सब्जियां नहीं है तो किसी को भेज दिया कि जाके लेकर आओ। तो ये क्या होता है, रिएक्टिव। तो प्रोएक्टिव मतलब आपने पहले से इसके लिए प्रिपेयर थे, और रिएक्टिव मतलब जब काम सर पे आया तो आपने तुरंत कुछ भी कर दिया। तो आपको रिएक्टिव नहीं होना, आपको प्रोएक्टिव होना है। तो जो आपके पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रोएक्टिव बनाने में हेल्प करता है आपका प्लानिंग। उसके बाद आपके सारे ऑपरेशंस को एक ब्रॉडर मिशन और विजन ऑफ द गवर्नमेंट के अंडर लाता है। इसका मतलब जो भी आप काम कर रहे हो वो सारे काम आपके गवर्नमेंट के एक विजन के अंदर होना चाहिए। मतलब आपका एक विजन होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका एक मिशन होना चाहिए, और आपके जो भी काम आप कर रहे हो वो उस विजन या मिशन के तहत होना चाहिए, उसके अंडर होना चाहिए।
तो आपका एक गोल होना चाहिए। जैसे अगर आप अभी जो एक्शंस कर रहे हैं, ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं, इसके बाद जो आप नोट्स बनाएंगे, इसके बाद आप उनका लर्निंग वर्क करेंगे, तो ये सारी चीजें किसके तहत चल रही है? आपकी एक मिशन के अंदर कि आपको एमपीपीएससी क्लियर करना है ना? तो आपके जो बाकी एक्शंस होंगे, जो रील्स आप देख रहे होंगे या आप फ्रेंड्स के साथ कहीं पार्टीज में जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ये वो एक्शंस हैं जो आपको आपके मिशन से दूर कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये प्लानिंग क्या करती है? आपको एक विजन प्रोवाइड करती है। इसका मतलब आपका एक विजन क्लियर होगा तो आपको पता होगा कि आपको कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। तो आपके जो सारे एक्शंस हैं वो आपकी मिशन के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। तो ये सारी चीजें को लाने में हेल्प करती है आपकी प्लानिंग। अब जब आप इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होता है कि आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंप्लीट नॉलेज हो। तो डिसाइड करने के लिए भी कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जानकारी होना चाहिए। जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको एमपीपीएससी क्लियर करना है, ये इसलिए हो पाया क्योंकि आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जानकारी थी। आपको पता था कि कौन सा ऐसा जॉब है जो आपके इंटरेस्ट को बेटर तरीके से फुलफिल करेगा। आपको ये पता था कि किस में आपको पेमेंट अच्छी मिलने वाली है, किस में आपको कुछ पावर्स मिलेंगी, किस में आप देश के लिए कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता थी। तो प्लानिंग करने के लिए भी आपको क्या चाहिए कि आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अच्छे से जानकारी हो, इंटरनल कैपेबिलिटीज आपको पता हो, आपकी खुद की क्षमताएं आपको पता हो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या चीजें कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, स्टेक होल्डर क्या होते हैं? वो सारे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिलीज, इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है? और पोटेंशियल फ्यूचर सिनेरियोस, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में और क्या क्या हो सकता है, मतलब किसका स्कोप ज्यादा होगा, किसका स्कोप कम हो जाएगा, उसे भी गेस करना एक तरीके से ये आपका हो जाता है, पूरा प्लानिंग के अंदर आता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए चाहिए होता है कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझें, अपनी कैपेबिलिटीज को समझें, अपने स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को समझें, और फिर आपके फ्यूचर सिनेरियोज को आप देखें कि फ्यूचर में क्या पोटेंशियल चेंजेस होने वाले हैं। तो अगर आप इस प्लानिंग वाले डायमेंशन को, मैनेजमेंट का एक डायमेंशन है प्लानिंग, इसे अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये क्या क्या इसके की कंपोनेंट्स है, कहाँ कहाँ पर आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपके विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स देता है। तो ये आपको एक डायरेक्शन देता है, एक पर्पस देता है कि किस चीज के लिए आपको काम करना है। तो आपको ये बताता है कि आपका क्या गोल है, और उस सारे एक्शंस को आप डायरेक्ट करेंगे टुवर्ड्स योर गोल। फिर ये आपकी इन्वायरमेंट स्कैनिंग करने में हेल्प करता है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है कि ठीक से स्कैन करना, देखना, समझना कि आपके एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो बाहर किस कोर्स की ज्यादा वैल्यू हो रही है, गवर्नमेंट जॉब्स की ज्यादा वैल्यू है कि प्राइवेट जॉब्स की, तो उसे एनालाइज करना। और इंटरनल एनवायरनमेंट, अपने आप को जाना कि हमारे बचपन से लेके कैसा परफॉर्मेंस रहा है, क्या हमारा इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है या नहीं, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। तो दोनों को एनालाइज करना कि बाहर किस चीज की जरूरत है और हम क्या कर सकते हैं, तो वो स्कैनिंग में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये आपकी स्वॉट एनालिसिस करने में हेल्प करता है। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ मतलब आपकी कौन कौन से पावर एरियाज हैं जहां पर आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी क्या क्या कमजोरियां हैं जहां आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी क्योंकि जिसमें आप बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो अगर उसमें से ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आ गए तो ये विल इट विल बी योर अपॉर्चुनिटीज। और आपके थ्रेड्स क्या होंगे? अगर उसमें से क्वेश्चन ना आकर किसी दूसरे यूनिट से आ गए जिसमें आप प्रिपेयर नहीं थी, तो आपका थ्रेट हो जाएगा, डर हो जाएगा कि जब फिर कैसे रिएक्ट करना है। तो ये हेल्प करता है आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी वीकनेस को, आपकी अपॉर्चुनिटीज को समझने में, और आपकी थ्रेट्स को। फिर ये आपको एक गोल सेट करके देता है, एक क्लियर गोल बताता है। अब जो गोल होता है ना, वो क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और अटेनेबल होना चाहिए। क्लियर मतलब अच्छे से पता हो कि क्या गोल है। मेजरेबल मतलब गोल ऐसा हो जिससे आप मेजर कर सकते हो। जैसे अगर आपने बोला कि मुझे आज बहुत पढ़ाई करनी है, तो बहुत नहीं, मुझे आज 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो आपने बहुत पढ़ाई की कि कम की है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। पर अगर आपने 3 चैप्टर्स फुल पढ़ लिए हैं, या 4 पढ़ लिए हैं, या 2 पढ़े हैं, आप इसे मेजर कर सकते हो। तो गोल ऐसा हो जिसे आप मेजर कर सको और अटेनेबल हो। ऐसा नहीं कि आज मैं पूरी लक्ष्मीकांत खत्म कर दूंगा। तो ये क्या है, गोल तो है लेकिन ये अटेनेबल शायद मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ रखी है लक्ष्मीकांत, तो एक दिन में उसे कंप्लीट करना इज नॉट पॉसिबल। तो गोल ऐसा होना चाहिए जो अटेनेबल हो। इसके बाद स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन।
तो ये आपकी जो भी प्लान्स वगैरह बना रहे हैं उसको अच्छे से फॉर्मुलेट करता है, बनाता भी है और उसे ठीक से इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद ये आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, तो मैं देखा था कंट्रोलिंग भी होता है, तो ये कंपेयर भी करेगा कि आप ठीक से जो आपने सोचा था वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर आप उसे नहीं कर पाए, कुछ डेविएशन है, तो उन डेविएशन को दूर करने के लिए भी ये करेक्टिव मेजर्स लेता है। तो ये लगातार आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, एवेल्युएट करेगा कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है, और अगर आपने कहीं पीछे रह गए हो, डेविएशन है, तो उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट भी करेगा ताकि उस डेविएशन को दूर किया जा सके। जैसे आपने आज सोचा कि 3 चैप्टर कर लेंगे, लेकिन रात तक आपने सिर्फ 2 ही चैप्टर्स कर पाए, आपने चैप्टर पूरे 3 नहीं किए, तो आप देखेंगे डेविएशन हुआ, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे आप कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, आप थोड़ा और जल्दी उठेंगे, आपने जहाँ जहाँ टाइम पास किया था, रील्स देखी थी, यूट्यूब चलाया था, उस टाइप को आप मैनेज करेंगे ताकि नेक्स्ट डे आपका वो डेविएशन ना हो, नेक्स्ट डे आप जो टारगेट सिलेक्ट करो वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो ये आपका होता है पहला डायमेंशन, प्लानिंग। फिर हम देखते हैं आपका दूसरा डायमेंशन होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये डील करता है विद द रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो रिक्रूटमेंट, और एक और स्टेप ऐड कर लेते हैं सिलेक्शन, उसके बाद आपका हो जाता है डेवलपमेंट, और उसके बाद होता है रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इंड्यूस करना लोगों को ताकि वो आपके यहाँ पर आए और जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो जैसे एमपीपीएससी क्या करेगा, पहले एमपीपीएससी अब उनको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एमपीपीएससी का बहुत नाम है, तो लोग क्या करेंगे, उसके लिए जब भी फॉर्म रिलीज होगा तो हम सब लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ये होते हैं रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, जहाँ पर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लोगों को एडवर्टीजमेंट करती है, उन्हें बताती है कि हमारे यहाँ पर जॉब पोजीशन इतनी वेकेंट है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जिस जॉब के लिए तो आप अप्लाई करिए। अब जो लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे, जैसे हम आप लोग इसके लिए अप्लाई करोगे, तो आप में से जो बेस्ट सुइटेबल कैंडिडेट होगा उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, तो वो होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और उसके बाद फिर कोशिश करना कि आप वहां पर रिटेन रहो, मतलब रिटेंशन देखना। तो आप सोचिए कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सबसे पहले एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया, फिर कुछ लोगों ने अप्लाई किया, फिर उन्होंने इंटरव्यूज करवाए, उसमें खर्चा हुआ, उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट था उसे सिलेक्ट किया गया, सिलेक्ट करने के बाद फिर से उस पर खर्चा करके उसे ट्रेनिंग वगैरह दी गई, सर जब वो काबिल बन गया तो उसके बाद फिर उसने जॉब से रिजाइन करके कहीं और जॉब ले ली, तो इससे तो हमारे रिसोर्सेज का बहुत सारा वेस्टेज हो जाएगा ना। तो ना सिर्फ उसे सिलेक्ट करना, उसे ट्रेनिंग देना, बल्कि ये भी ध्यान रखना कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, उसे रिटेन करना भी आपकी ही जिम्मेदारी होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, लोगों को इनवाइट करता है, उन्हें सिलेक्ट करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और उसके बाद उनका रिटेंशन देखता है। तो अगर आप अच्छे तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ये आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करता है कॉम्पिटेंट और मोटिवेटेड पर्सनल को लाने में। तो एक ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना जो आपके लिए सबसे बेस्ट सुइटेबल है, जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट भी है, मतलब सब बाकी सबके कंपैरिजन में वो ज्यादा लायक है, और वो मोटिवेटेड पर्सन हो, जो आपकी नीड्स को अच्छी तरीके से फुलफिल कर सके, जो पब्लिक सर्विसेज को, हाँ मतलब पब्लिक को हाई क्वालिटी सर्विसेज डिलीवर कर सके। तो ऐसे पर्सनल को सिलेक्ट करने में आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करता है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, सबसे पहले रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना, उन्हें अट्रैक्ट करना कि वो लोग आए और आपकी जॉब, आपके यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें, और उसमें से फिर राइट कैंडिडेट को चूज करना, उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना ताकि उनकी स्किल्स और नॉलेज वगैरह को और इंक्रीज किया जा सके, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर्स को इम्प्रूव किया जा सके। फिर आपका आएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब वो काम करना शुरू करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना कि क्या वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर उसकी कुछ गलतियां हैं तो उसकी गलतियों के से रिलेटेड उनको फीडबैक देना। सिर्फ गलतियां ही नहीं, अगर किसी चीज में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या बहुत बुरा काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड उनको फीडबैक देना। अब जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ कंपनसेशन या कुछ बेनिफिट्स इन रिटर्न, मतलब वो आपके यहाँ जॉब कर रहे हैं ताकि आप उन्हें कुछ सैलरी दें, तो उन्हें वो कॉम्पिटेटिव रेम्यूनरेशन देना और फेयर रेम्यूनरेशन देना। तो जिस जॉब के लिए आपने उसे रखा गया, उन्हें रखा है, उस जॉब के लिए उन्हें अच्छी पगार देना, सैलरी देना, ये आपका आता है कंपनसेशन के अंदर। फिर आपके आता है एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन बनाना। तो जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है, जो सुपीरियर है और जो सबॉर्डिनेट है, उनके बीच में अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। उन रिलेशंस को मेंटेन करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है।
और फिर होता है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग मतलब आज जिसे आपने सिलेक्ट किया है वो हो सकता है शायद सबऑर्डिनेट के लिए हो, लेकिन फ्यूचर में यही इंसान प्रमोट होकर सुपीरियर जॉब पोजीशन पे जाएगा, तो उन्हें इस तरीके से उसके फ्यूचर लीडरशिप नीड्स को फुलफिल करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। तो उन्हें इन बिटवीन कुछ चैलेंजिंग जॉब्स देना ताकि उनकी फ्यूचर टैलेंट्स डेवलप हो सके, ताकि फ्यूचर में जब वो मैनेजर बने तो वो बहुत अच्छे से काम कर सके। तो उनके फ्यूचर लीडरशिप नीड्स को फुलफिल करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, लोगों को रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं और रिटेंशन देखते हैं। फिर आपका ये अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प होगी ताकि वो एक कॉम्पिटेंट और मोटिवेटेड पर्सनल को हायर कर सके जो उनको हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करे पब्लिक को। फिर ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, एम्प्लॉयज रिलेशन और सक्सेशन प्लानिंग, कंपनसेशन, ये थोड़ी चीजें थोड़ी अलग थी। फिर हम देखते हैं तीसरा आपका मैनेजमेंट का डायमेंशन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर हम सिंपल तरीके से समझे तो ये होता है इफेक्टिवली या एफिशिएंटली एक्विजिशन ऑफ फंड्स, efficient utilization of funds and efficient disposal of funds। तो अगर हम किसी कंपनी में समझे तो किसी कंपनी को अगर आप पहले समझेंगे तो किसी कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सही जगह से पहले तो उन फंड्स को एक्वायर करके लाना, पहले तो फंड्स रेस करना, उसके बाद जो फंड्स आपने रेस किए हैं उसे सही जगह पर लगाना, और फिर जो फंड्स आपके बच गए हैं उसे फिर डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा ना। जो आपके प्रॉफिट्स वगैरह आए हैं उन प्रॉफिट से आपको सैलरीज देनी होंगी, उससे आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह देने होंगे, कहीं से आपने अगर लोन लिया है तो वहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट करनी होगी। तो ये सारी चीजें मतलब आपकी जो इनकम आई है वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द अदर पर्सन। तो पैसे अरेंज करके लाना, पैसों को सही जगह पे लगाना, उसे लगाने के बाद जो प्रॉफिट प्रॉफिट आएंगे उन प्रॉफिट्स को ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीजें होती हैं आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्लान पार्ट। तो अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है तो इसका मतलब क्या होता है, आपकी सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मतलब पैसों से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज की ठीक तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना, सोचना कहाँ पैसा लगाना है, उन पैसों को अरेंज करके लाना, जो पैसा लगाएगा मतलब जिनको से आप काम करवाने वाले हो उनको डायरेक्शन देना, और कंट्रोल करना कि क्या पैसा वही जा रहा है, ठीक तरीके से स्पेंड हो रहा है या नहीं। तो ये सारी चीजें आपकी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट। अब ये जो डायमेंशन होता है वो इंश्योर करता है कि जो भी पब्लिक फंड्स है, जो भी टैक्सेस से कलेक्ट किया हुआ पैसा है, वो ठीक तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए, इसमें कोई भी वेस्टेज ना हो, और जहां पर आप पैसा लगा रहे हैं उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फंड रिलीज किए थे मान लो 10 करोड़ रुपए, लेकिन वो फंड सिर्फ लगे थे 4 करोड़ और 6 करोड़ बीच में गायब हो गए। तो नहीं, पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कहाँ पे कितना पैसा रिलीज हुआ था और कितना पैसा खर्च हुआ, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो पैसा ठीक से खर्च नहीं हो रहा है तो आपके पास एक पर्सन होना चाहिए जो उसके लिए आंसरेबल हो, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। तो वो जिम्मेदारी क्रिएट करना, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना और ठीक तरीके से फंड्स यूटिलाइज करना, ये सारी चीजें आती हैं आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अब इसके क्या क्या की कंपोनेंट्स होंगे, सबसे पहले ये बजटिंग करता है। बजटिंग का मतलब होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सही जगह पर अलग अलग प्रोग्राम से सर्विसेज में ठीक जगह पर उसे यूटिलाइज करना या एलोकेट करना। उसके बाद अकाउंटिंग करना, तो कहाँ पे आपने कितने खर्चे किए वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखना आपकी होती है अकाउंटिंग। इसके बाद होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो आपने जहाँ पे खर्चा किया है वो आपको सारे स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ेगा। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप बात करें तो उसके स्टेक होल्डर्स आपके बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हो जाएंगे, एनजीओ हो जाएंगे, या फिर आपके जो टैक्स पेयर्स हैं, वोटर्स, उनको उनको रिपोर्ट करना कि आपने कहाँ कहाँ पर पैसा स्पेंड किया है, ये आपकी हो जाएगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। इसके बाद फिर ऑडिटिंग करना, देखना कि जहां पर हमने सोचा था जो सारी चीजें आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जा रही है कि नहीं। तो आपने जो भी फाइनेंशियल रेगुलेशंस लगाए हुए थे, पॉलिसीज बनाई हुई थी, उसके हिसाब से ही आपने खर्च किया है या कहीं और खर्चा हो गया है, तो ये होती है ऑडिटिंग करना। और फिर फाइनेंशियल कंट्रोल करना है ना, जो भी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कितने बचे हैं उन्हें मॉनिटर करना, और कहाँ कहाँ पे खर्च हुए हैं ये सब देख रेख करना। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट।
तो मैनेजमेंट का नेक्स्ट डायमेंशन है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे होते हैं कि कितने अच्छी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से पब्लिक सर्विसेज दी जा रही है। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। एफिशिएंट और इफेक्टिव में डिफरेंस ये होता है कि जो एफिशिएंसी होती है दैट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट एंड इफेक्टिव इज रिलेटेड टू द टाइम। तो अगर हम बोलते हैं कि हम बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं वो कम से कम कॉस्ट उसमें जा रही है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव वो नहीं हो रहा है। तो एफिशिएंट तरीके से कोई काम करने का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में करना, और इफेक्टिव वेज में काम करने का मतलब होता है कम से कम टाइम लेकर काम करना। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो आप पब्लिक सर्विसेज दे रहे हैं वो एफिशिएंट होनी चाहिए, जिसमें कम से कम कॉस्ट लगा हो, और इफेक्टिव होनी चाहिए, टाइमली आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो एक तरफ आपका गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ आपकी पब्लिक है। तो यहाँ गवर्नमेंट से लेकर पब्लिक तक सर्विस डिलीवर करने के लिए हमारी कोई प्रोसेस होनी चाहिए। तो वो कौन सी प्रोसेस होगी, उसे डिजाइन करना। प्रोसेस का मतलब है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो अपनी सर्विसेज को पब्लिक तक पहुंचाने वाले हैं, उसका एक रास्ता तैयार करना, उसका एक मेथड तैयार करना, तो उसे डिजाइन करना। उसके बाद आता है कि एक बार आपने उसे डिजाइन कर लिया तो उसे फिर एग्जीक्यूट करना, मतलब आपने सोच लिया कि ये सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, तो उसके बाद फिर आपको इसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब फिर उससे आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फिर एक बार जो आपने रास्ता सिलेक्ट कर लिया, वो जरूरी नहीं है कि वो बेस्ट वे पॉसिबल ही हो सकता है, उससे भी कुछ बेटर प्रोसेसेस हो सकती हैं जिससे आप अपनी सर्विसेज कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। तो उस प्रोसेस में लगातार इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है। तो पब्लिक को सर्विस पहुंचाने के लिए जो भी प्रोसेसेस होती हैं उसको डिजाइन करना, उसे एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, उसमें इनोवेशन लाना, ये सारी चीजें आपकी होती हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले तो पब्लिक सर्विस जो आप दे रहे हैं वो बेहतरीन होनी चाहिए, जो प्रोसेस के थ्रू आप दे रहे हैं उसे एक अच्छे से आपको क्रिएट करना है, उसके बाद उसे फिर एग्जीक्यूट करना है और इम्प्रूव करना है। अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, पहला तो है आपकी प्रोसेस की डिजाइनिंग, प्रोसेस कैसी होनी चाहिए और उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप। फिर है रिसोर्स एलोकेशन। अब उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपको कई सारे रिसोर्सेज खर्च करने होते हैं, तो रिसोर्सेज को एलोकेट करना उन्हें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सेकेंड चीज होती है। फिर आपका आता है क्वालिटी मैनेजमेंट, इंश्योर करना कि जो भी सर्विसेज आप पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इसके बाद है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सर्विस हमें कोई एक बार नहीं डिलीवर करनी है, ये सर्विसेज हमें लगातार बार बार डिलीवर करनी है। तो आपको ये देखना है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं उसका एक प्रॉपर सप्लाई चेन बना होना चाहिए। फिर है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। आपको ट्राई करना है कि उस सर्विस डिलीवरी में अगर आप टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर सकते हैं तो टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करके जितना बेटर अपनी सर्विसेज को आप बना सकते हैं उतना ज्यादा आपको ये करना चाहिए। फिर आपका है आपका नेक्स्ट डायमेंशन लीडरशिप एंड गवर्नेंस। तो लीडरशिप एंड गवर्नेंस आपके मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत सेंट्रल और मेन पार्ट ये होता है, जो डिसाइड करता है या जो इन्फ्लुएंस करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होंगी, या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर लीडर अच्छा होगा तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा चलेगा। फिर है डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। जितना बेटर आपका लीडर होगा उतनी बेटर आपके डिसीजंस होंगे, और अगर आपका लीडर अच्छा नहीं है तो डिसीजंस वर्स्ट होंगे। तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग को भी अच्छा करता है। इसके बाद है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट मतलब स्टेक होल्डर्स मतलब वो सारे लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों के साथ एंगेज करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनकी नीड्स का ध्यान रखना। अगर लीडर अच्छा है तो ये सारे काम करेगा, और अगर लीडर अच्छा नहीं है तो ये सारी चीजों को इग्नोर करेगा। इसके बाद होता है अच्छी लीडरशिप हो और गवर्नेंस अगर अच्छा हो रहा हो तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी लाता है। एक ऐसा कल्चर होगा जहाँ पर ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है। अब ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस होता है ये हम एथिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप समझ लीजिए। जैसे ऑनेस्टी मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैंने देखा कि क्राइम होते हुए, मेरे पड़ोस का कोई लड़का था जिसने मैंने देखा चोरी करते हुए। अब जब ये मुझसे पूछा जाएगा कि चोरी किसने की, और मुझे पता है कि चोरी किसने की है, और मैं एक्सेप्ट करूँ कि हाँ इसने चोरी की है, तो दैट मीन्स आई एम ऑनेस्ट। पर वो चोरी अगर मेरे भाई ने की है
ठीक है, और फिर मुझसे ये पूछा जाए कि चोरी किसने की है, और तब भी अगर मैं ये बोल पा रही हूँ कि मेरे भाई ने की है, इसका मतलब इंटीग्रिटी है मेरे अंदर। तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में, इंटीग्रिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई नहीं देख रहा हो, या फिर बिल्कुल जब अपने ऊपर बात आ जाए, तब भी आप ऑनेस्ट अगर रह पाते हो, तो दैट रिफर्स योर इंटीग्रिटी। तो अगर लीडर अच्छा है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रिटी रहेगी। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी रहेगी। आपको पता होगा कि whom टू ब्लेम, अगर आपका काम ठीक से नहीं कंप्लीट हो पाया तो ब्लेम किसको करना है, ये आपको एग्जैक्टली पता होगा। इनोवेशन होता रहेगा, है ना। तो आपकी एक सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें लगातार इंप्रूवमेंट्स होते रहेंगे अगर लीडर अच्छा होगा तो। अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, सबसे पहले लीडरशिप स्टाइल। आपकी अलग अलग सिचुएशंस में आपको अलग अलग तरह की लीडरशिप स्टाइल चाहिए होती है। तो ये देखना कि नीड के अकॉर्डिंग आप एग्जैक्ट लीडरशिप स्टाइल ले रहे हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली तीन मेन तरह की लीडरशिप्स होती हैं। एक होती है अथॉरिटेटिव, दूसरी होती है डेमोक्रेटिक, और तीसरी होती है फ्री रेन। तो अथॉरिटेटिव का मतलब ये होता है कि जहाँ पर सिर्फ लीडर की चलती है और सबॉर्डिनेट से उनकी कोई राय नहीं मांगी जाती। तो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा, एक तरफ रहेगा लीडर, दूसरी तरफ रहेंगे उनके सबॉर्डिनेट्स। जो लीडर कह रहा है वो सबॉर्डिनेट सिर्फ सुनेंगे और वही बात मानेंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती है, ना सबॉर्डिनेट की कोई सजेशंस मांगे जाते हैं। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, एक तरफ लीडर रहेगा, दूसरी तरफ सबॉर्डिनेट रहेंगे। कम्युनिकेशन टू वे रहेगा। तो लीडर भी अपने सबॉर्डिनेट को कुछ कह सकता है, और सबॉर्डिनेट चाहे तो उसके रिस्पॉन्स में लीडर से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं या फिर अपने सजेशन दे सकते हैं। दैट इज डेमोक्रेटिक। फ्री रेन का मतलब होता है जहाँ पर लीडर सिर्फ नाम के लिए होता है, सारे डिसीजंस लेते हैं सबॉर्डिनेट। लीडरशिप तब आता है जब सबॉर्डिनेट से कोई काम खराब हो जाता है या उन्हें कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है, वरना सारा काम अपने लिए सबॉर्डिनेट्स को भी संभाल लेते हैं, वो होता है फ्री रेन। तो अलग अलग टाइम की अलग अलग तरह की लीडरशिप की जरूरत होती है। तो कौन सा लीडरशिप अप्रोच उन्हें अडॉप्ट करना है, किस सिचुएशन में, ये डिसाइड करना। डिसीजन मेकिंग, जो भी आपको डिसीजंस ले रहे हैं लीडरशिप, वो टाइमली ले और इन्फॉर्म डिसीजन ले। इन्फॉर्म मतलब ऐसे डिसीजन नहीं ले जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, पहले उसके आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। फिर है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करना, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना कि अगर कोई काम नहीं हो पाया तो होम टू क्वेश्चन। फिर आपका आता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो आपके स्टेक होल्डर्स को आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करना। ट्रांसपेरेंसी, आपने जो भी डिसीजन लिए हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, वो सबको पता होने चाहिए, कुछ भी उसमें हिडन नहीं होना चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, कोई लड़ाइयाँ हुई हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हुए हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना। ये सारी चीजें आपकी आती हैं लीडरशिप में। फिर आता है पॉलिसी एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें ये आपका मैनेजमेंट का ऐसा डायमेंशन है जो जिसमें इन्वॉल्व होता है पब्लिक पॉलिसीज को बनाना। तो पब्लिक पॉलिसीज यहाँ पे बनाई जाएंगी, उसके बाद उन पॉलिसीज को एग्जामिन किया जाएगा कि क्या वो पॉलिसी ठीक है, क्या उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे वो सही आ रहा है जैसा हम चाहते थे, या उसका इम्पैक्ट गलत जा रहा है। और अगर वो इम्पैक्ट गलत जा रहा होगा तो किस तरह से वो पॉलिसी और अच्छी बेटर हो सकती है, सुधर सकती है। ये सारी चीजें आपकी पॉलिसी एनालिसिस में होता है। तो सबसे पहले इसमें आपकी पब्लिक पॉलिसीज का एग्जामिनेशन होता है, क्या वो ठीक है, सोसाइटी को ठीक तरीके से वो इम्पेक्ट कर रही है या नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉलिसीज हैं वो इफेक्टिवली कन्वर्ट हो रही है कि नहीं एक्शन पे। तो आपने एक पॉलिसी बना तो ली, लेकिन पॉलिसी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है ना, कि हमें क्या करना चाहिए। अब जब आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी आपका पॉलिसी एनालिसिस देखना है। और उसके बाद ये देखना कि क्या उससे ठीक तरह से आउटकम्स आ रहे हैं या नहीं। तो इन शॉर्ट, जो पॉलिसी पब्लिक के लिए बनाई गई है उसको एग्जामिन करना कि क्या वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या सोसाइटी पे उसका सही इम्पेक्ट जा रहा है या नहीं। उसके बाद आपका आता है इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले पॉलिसी को बनाना, एक ऐसी पॉलिसी बनाना जो आपके स्टेक होल्डर्स की जो नीड्स है उसको फुलफिल करे। फिर उसे एनालाइज करना, उसको एग्जामिन करना, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। फिर उसे इम्प्लीमेंट करवाना, वो पॉलिसी जिसका जो सिर्फ डॉक्यूमेंट में लिखी रह गई है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, वो अपने आप में किसी यूज की नहीं है। तो जो आपने सोचा है उसे ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करना। फिर आपका आता है मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन। उसके बाद जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको लगातार मॉनिटर करना कि क्या उससे वही रिजल्ट्स आ रहे हैं जो हमने सोचा था, या वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं।
उसके बाद है पॉलिसी फीडबैक। उसके बाद फीडबैक लेना फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स कि क्या वो इन पॉलिसी से खुश हैं या नहीं है, और अगर वो इससे खुश नहीं है तो किस तरह से हम इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी फीडबैक्स लेना ताकि हम फ्यूचर पॉलिसी में एडजस्ट कर सकें उसे। तो अगर कुछ अभी कमियां रह गई हैं, हमें उसे बेटर करना है, तो वो एडजस्टमेंट हम करेंगे नेक्स्ट पॉलिसीज में। फिर आपका नेक्स्ट डायमेंशन है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है सबसे पहले। तो जिस भी पॉलिसी से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन का कलेक्ट करना, फिर उसे स्टोर करके रखना, वक्त आने पर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका प्रचार प्रसार करना, और उस इंफॉर्मेशन का यूज करना विद इन द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी चीजें हो रही होती हैं आपकी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। तो इंफॉर्मेशन को सबसे पहले कलेक्ट करना, लाना कहीं से इंफॉर्मेशन, उसे स्टोर करके रखना, जरूरत पड़ने पर उसका प्रचार प्रसार करना और उसे यूज करना विद इन द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर अच्छे से आप इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप क्या, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो। तो एक ऐसा डिसीजन जो आपने बिना किसी जानकारी के लिया है वो खराब डिसीजन हो सकता है। तो आपको अगर बेटर डिसीजन लेना है तो इसके लिए जरूरी ये है कि आपको हर एक एस्पेक्ट पता हो। तो आप, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो और इम्प्रूव होगी। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। जब आप इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो सारे लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, कुछ भी चीजें हिडन नहीं रहती हैं। एंड साथ साथ ही में इसके साथ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। ओके, तो जैसे सारे, अगर कोई चीजें छुपी हुई नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हमें क्लियरली ये पता होगा कि कौन इस सारे काम के लिए अकाउंटेबल है या आंसरेबल है। इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना और उसे एनालाइज करना। इसके बाद है इंफॉर्मेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट, यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम्स होते हैं ताकि आप जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की हुई है उसे आप ठीक तरीके से मैनेज कर सके। ओके, इसके बाद है यहाँ पे नॉलेज मैनेजमेंट होती है, ताकि जो भी नॉलेज आपको मिली है, मतलब इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है, उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करना ताकि सबकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। इसके बाद होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आपको जो इंफॉर्मेशन मिली है उसे प्रोटेक्ट करके रखना ताकि कोई ऐसा इंसान जिसके पास अथॉरिटी नहीं है वो उसे एक्सेस ना कर सके। तो किसी भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस से उसे बचाने के लिए उसे सिक्योर करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना भी इसका पार्ट है। फिर है पब्लिक कम्युनिकेशन। जरूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन को लीक करना टू द पब्लिक, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि पब्लिक और स्टेक होल्डर्स को सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सिक्योर करके रखना, पब्लिक तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, नॉलेज मैनेजमेंट करना, ऑर्गेनाइजेशन की सारी नॉलेज अपने पास रखना। इसके बाद है इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है, कलेक्ट की है आपने, उसको मैनेज करके रखना एंड डेटा कलेक्ट करना। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट आपका डायमेंशन है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेम आपका कंट्रोलिंग की तरह काम करता है। तो कंट्रोलिंग में आप क्या करते हैं? सबसे पहले एक प्लान परफॉर्मेंस आप सोच लेते हैं कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए, क्या आप अचीव करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं? एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं कि आपको क्या अचीव करना है, एक माइलस्टोन बना के रखते हैं। उसके बाद फिर आप मेजर करते हैं कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है। दोनों को आप कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है आपकी प्लान परफॉर्मेंस से, इसका मतलब डेविएशन है। तो उस डेविएशन को दूर करने के लिए फिर आप कुछ करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं? पहले तो एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाते हैं जिसके बेसिस पर आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज करेंगे। स्टैंडर्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक माइलस्टोन सेट करना कि आपको क्या अचीव करना था। जैसे मान लो अगर अगर आप लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक माइलस्टोन हो सकता है कि आपको 100 में से 80 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। तो आपका माइलस्टोन कितना हो जाएगा? 80। अब फिर आप देखेंगे कि आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी थी, तो हो सकता है आपने 65 करेक्ट किए हो। तो 80 आपको करने चाहिए थे और आपके आ कितने रहे? 65। आप देखेंगे डेविएशन कितना है और फिर उस डेविएशन को करेक्ट करने के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो पहले तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिसाइड करना, फिर अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, फिर अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम रह गई है तो उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लेना। अब ये पूरी डायमेंशन जो है मैनेजमेंट की, वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करती है कि वो अपने गोल्स को बेटर तरीके से अचीव कर सके और वो पब्लिक को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ डेविएशंस आ रहे हैं, तो उसे करेक्ट करने के लिए भी वो कुछ एक्शंस ले सकते।
अब इसके की कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सबसे पहले मैट्रिक डिसाइड कर देना, मतलब एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर देना जिसकी बेसिस पर आप अपनी परफॉर्मेंस को जज करने वाले हो। फिर अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, अपनी आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आ रही है, उसे ट्रैक करते रहना। इसके बाद फिर परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, जो भी आपने रिजल्ट्स आ रहे हैं आपकी, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है उसे कम्युनिकेट करना टू द स्टेक होल्डर्स। इसके बाद है आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। अगर आपकी कुछ डेविएशन है तो कुछ करेक्टिव मेजर्स लेना ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को और इनहेंस कर सकें। इसके बाद है आपकी बेंच मार्किंग, कंपेयर करना आपकी परफॉर्मेंस को विद द दूसरों की परफॉर्मेंस, है ना, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उनकी परफॉर्मेंस से कंपेयर करना ताकि आपको बेस्ट प्रैक्टिस समझ में आ सके। तो जिसने सबसे ज्यादा अचीव किया होगा वो ज्यादा बेटर तरीके से काम कर रहा होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कम अचीव किया वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो आपको समझ में आएगा कि किसकी प्रैक्टिसेस ज्यादा बेटर है, किसकी प्रैक्टिसेस को आप अडॉप्ट करना आपको चाहिए। तो ये सारी चीजें पता चलती हैं बेंच मार्किंग से। नेक्स्ट आपका डायमेंशन है रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट में आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या रिस्क, पॉसिबल रिस्क आपके ऑर्गेनाइजेशन को हो सकते हैं। उसे असेस करना कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो रिस्क फेस करना पड़ेगा, और अगर वो रिस्क फेस करना पड़ गया तो क्या क्या उसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, और फिर उसे मिटिगेट करना, कोशिश करना कि वो रिस्क कम से कम हो सके। तो ये सारी चीजें आपकी आती है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कौन सा रिस्क, असेस करना कि कितनी पॉसिबिलिटी है या फिर अगर इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, और फिर है उसे मिटिगेट करना। चलिए, इसके बाद है ये जो डायमेंशन है वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है अनसर्टेनिटीज, मतलब रिस्क को पहले से ही एंटिसिपेट करने में और उसे मैनेज करने में। तो आपको रिस्क इस जरिए से आपको पहले ही पता चल जाएंगे और आप उसे बेटर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो आपके बिजनेस को क्या क्या पोटेंशियल रिस्क है, सबसे पहले आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसे असेस करेंगे, मतलब इवेल्युएट करेंगे कि कितनी चांसेस है कि वो रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा और क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। फिर आएगा इसका मिटिगेशन, कौन कौन से जरिए हैं जिससे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो। फिर आएगा रिस्क को मॉनिटर करना, कंटिन्यूअसली उस पर ट्रैक रखना, रिव्यू करते रहना कि क्या रिस्क बढ़ तो नहीं रहा, या रिस्क कम तो नहीं हो रहा, मतलब कितना रिस्क कम हुआ है या कितना बढ़ रहा है, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग में आती है। फिर आता है क्राइसिस मैनेजमेंट, जहां पर आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं इमरजेंसीज के लिए। तो अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ये आपका आता है क्राइसिस मैनेजमेंट। नेक्स्ट और लास्ट आपका डायमेंशन है इनोवेशन एंड चेंज मैनेजमेंट। इसमें आप क्या कर रहे होते हो कि इनोवेशन या चेंज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत असेंशियल होता है, ताकि आप एनवायरनमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकें। तो आज आप जिस तरह से काम कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही वो तरीका सेम रहेगा। तो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब एनवायरनमेंट बदलेगा तो आपको भी अपने काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। तो ये इनोवेशन एंड चेंज मैनेजमेंट आपको सिखाता है। तो इनोवेशन और चेंज मैनेजमेंट बहुत असेंशियल होता है ताकि आप जो भी पब्लिक नीड्स बदलती जा रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, उन सारी बदलती हुई नीड्स को आप फुलफिल कर सकें और अपनी सर्विस डिलीवरी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो जरूरी, पहले के टाइम पर आपको इंटरनेट की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती, पर अब इंटरनेट भी आपकी एक नीड बनती जा रही है। तो जिस तरह से पब्लिक नीड्स चेंज होगी, अगर आपको उस हिसाब से अपनी सर्विसेज को भी चेंज करना पड़ेगा और जो सर्विस डिलीवर आप कर रहे हैं उसे और इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे पहले जो आप सर्विस, जैसे अगर हमें किसी को कुछ फंड्स रिलीज करने होते थे, मालूम नरेगा में, तो वो पेमेंट आपके गवर्नमेंट से आया करती थी इन कैश। लेकिन अब क्या हो गया, अब सीधा उनकी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो सर्विस तो अभी भी मिल रही है, पहले भी मिल रही थी, पर पहले तरीका कुछ और था और अब हमने उस तरीके को और बेटर इम्प्रूव कर दिया है। तो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपकी सर्विस को और अच्छे से इम्प्रूव करना, ये जो डायमेंशन होता है वो आपके पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, उन्हें एनकरेज करता है ताकि वो न्यू आइडियाज लेकर आए और टेक्नोलॉजीज का यूज करें। अब इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सबसे पहले इनोवेशन कल्चर आता है। ये हेल्प करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को क्रिएटिव बनाने में। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी को और बूस्ट करेगा। चेंज प्लानिंग, जिसमें आप बहुत सारी स्ट्रेटेजीज लाते हो कि किस तरीके से अगर कोई चेंज आपके इन्वायरमेंट में आ रहा है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस चेंज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या वो स्ट्रेटेजीज होंगी जिसके थ्रू आप वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर है चेंज एग्जीक्यूशन,
आपके जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे मैनेज करना, उस ट्रांजिशन को, मतलब पहले जो प्रोसेसेस चल रही थी और अब जो प्रोसेसेस चल रही है, इस ट्रांजिशन को मैनेज करना आता है आपका चेंज एग्जीक्यूशन। फिर है स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, जो भी चेंजेस आप कर रहे हैं उसे आप इन्फॉर्म करें टू द स्टेक होल्डर्स। चेंज इवेल्युएशन, और अगर चेंज करने के बाद उसे चेंज को इवेल्युएट करना कि क्या ये चेंजेस करने के बाद कुछ बेटर रिजल्ट्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। अगर तो कुछ बेटर रिजल्ट्स मिले होंगे तो हम उसी चेंजेस के साथ कैरी ऑन करेंगे, और अगर रिजल्ट्स उतने नहीं मिले हैं अच्छे तो हम फिर उसे कुछ एडजस्ट करेंगे, चेंजेस करेंगे उसे। तो इतने थे आपके मैनेजमेंट के डायमेंशंस, और उनका हमने यूज देखा इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पर हम इसे कंक्लूड करते हुए देखते हैं कि जो भी मैनेजमेंट के डायमेंशंस थे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इंटरकनेक्टेड, और वो सारे ही जो मैनेजमेंट के डायमेंशंस हैं वो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, और वो साथ ही में कंट्रीब्यूट करते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाने में। तो हमने देखा सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, लीडरशिप, गवर्नेंस, पॉलिसी एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड इनोवेशन एंड चेंज मैनेजमेंट। उस ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो और बेटर तरीके की, अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज हों, और जो भी पब्लिक की नीड्स हैं वो सारी नीड्स फुलफिल होती रहें। ओके, ताकि जो आपका गोल है गुड गवर्नेंस का वो अचीव हो सके। ठीक है, तो ये हमने पूरा देखा था कि मैनेजमेंट के कितने डायमेंशंस हैं और उसका क्या रोल है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो थैंक यू हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको समझ आ रही है या हमें कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप प्लीज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का।